आज मैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि आपके एग्जाम पैटर्न पर हैं, जिन्हें यदि आप पढ़ते हैं तो निश्चित ही यहां से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। यदि आप इन 20 क्वेश्चनों में से 15 प्लस क्वेश्चनों के सही आंसर देते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी तरह से चल रही है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस प्यारे से वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि? बताइए आकलन उद्देश्यपूर्ण कब होता है? ऑप्शन है, इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। भैया आकलन का यह उद्देश्य कदापि नहीं होता कि विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में क्या है, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि या फीडबैक प्राप्त हो, तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, आकलन उद्देश्यपूर्ण जब होता है जब इससे त्रुटियों का ज्ञान होता है, जिससे इनकी कमियों को दूर किया जा सके और फीडबैक भी शिक्षकों और विद्यार्थियों को प्राप्त हो। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। चलेंगे इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि? भैया यदि किसी शिक्षक की कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता वाले बच्चे हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है, शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों। देखिए भैया, व्यक्तिगत भिन्नता की बात हुई है, मतलब अलग अलग सभी की क्या है, योग्यता है, तो समान और मानक तरीके नहीं होने चाहिए, सभी के लिए क्या है, अलग अलग होने चाहिए। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट तो गलत हो गया। बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग अलग नामित करें। भैया अंकों से कोई भी डिसाइड नहीं किया जा सकता। बच्चों के लिए कठोर नियमों को लागू करें। कठोर नियम लागू करना ये नकारात्मक पॉइंट है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में क्या है, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। तो यहाँ पर राइट आंसर साथियों हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलेंगे इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 3 पर। निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? बताएं आप लोग इन 4 में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? विभेदीकरण स्तर, स्मृति स्तर, चिंतनशील स्तर या फिर समझ स्तर। तो देखिए, स्मृति स्तर, समझ स्तर और चिंतनशील स्तर, यह तीनों क्या हैं, शिक्षण अधिगम के स्तर हैं। लेकिन जो ऑप्शन ए में दिया है विभेदीकरण स्तर, तो भैया यह शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है, बल्कि जो विभेदीकरण स्तर है यह छात्रों को बुद्धि लब्धि के आधार पर छोटे छोटे समूहों में बांटने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, चलेंगे इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 4 पर। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। कहा गया है, अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है। यदि किसी विद्यार्थियों को अधिगम से संबंधित कोई समस्या है तो सबसे अच्छा उपचार क्या है? कठोर परिश्रम का सुझाव। भैया कठोर परिश्रम से क्या अधिगम से संबंधित समस्या दूर हो जाएगी? नहीं होगी। ग्रंथालय में निरीक्षित अध्ययन? नहीं भैया, इससे कोई भी समस्या दूर नहीं होगी। फिर क्या है? निजी शिक्षण का सुझाव? नहीं, बल्कि क्या है, निदानात्मक शिक्षण, मतलब पहले उसकी पता करेंगे कि उसको कमी कौन कौन सी हैं, ठीक है, फिर उनको दूर किया जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। चलेंगे हम प्रश्न क्रमांक 5 पर। और इसी तरह से आपको वहाँ पर एग्जाम में भी करना है। जो ऑप्शन देखें आप चारों और देख लें भैया, ए ऑप्शन तो क्या है, नकारात्मक है, तो उसको तुरंत काट दें। ठीक, चलेंगे प्रश्न क्रमांक 5 पर। प्रधान अध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? सत्ताधारी नेतृत्व, प्रजातांत्रिक नेतृत्व, आहस्तक्षेपी नेतृत्व या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ध्यान रखना, प्रधान अध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में प्रजातांत्रिक नेतृत्व वाली शैली बेहतर है। यहाँ पर ऑप्शन बी के साथ हमारा करेक्ट आंसर चला जाएगा। ओके, चलेंगे प्रश्न क्रमांक 6 पर हम। बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? सभी लोग सारे क्वेश्चनों के आंसर भाई ईमानदारी से कमेंट करेंगे और लास्ट में हमें बताएंगे कि हमने कितना स्कोर किया है 20 में से। ठीक है,
चलिए इसका आंसर दीजिए क्या है सही। बुद्धि लब्धि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। देखिए भैया, हम जानते हैं कि बुद्धि लब्धि बराबर होता है, क्या जानते हैं, मानसिक आयु, ठीक है, अपोन में आता है कालानुक्रमिक आयु और इंटू 100। तो देखिए यहां पर जो संबंध सही है वो क्या होगा, कालानुक्रमिक आयु के से व्युत्क्रमी संबंधित। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं जो बुद्धि लब्धि है वह कालानुक्रमिक के क्या है, व्युत्क्रम है, ठीक है, और मानसिक आयु के कैसे है, अनुक्रमानुपाती है। तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। बुद्धि लब्धि कालानुक्रमिक के व्युत्क्रम होती है। चलेंगे हम प्रश्न क्रमांक 7 पर, देखते हैं क्या कहा गया है। कहा गया 7 नंबर का ए है। बिल्कुल बहुत ही ट्रेंडिंग में रहता है क्वेश्चन, बहुत सारे छात्र इसमें गलती बहुत करते हैं। लेकिन गेगने निम्न में से किससे संबंधित हैं, अधिगम का श्रेणी क्रम, अधिगम के सिद्धांत, अधिगम का मूल्यांकन या फिर अधिगम का प्रबंधन। तो गेगने का साथ में जो संबंध है वो किससे है, इन्होंने अधिगम का श्रेणी क्रम किया है, ठीक है, अधिगम का क्या किया है इन्होंने, श्रेणी क्रम किया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। क्लियर। चलेंगे हम प्रश्न क्रमांक 8 पर। निम्न में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। अब भैया मौलिकता, प्रवाह, मितव्ययिता या फिर उपयोगिता, बताएं क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। देखिए सृजनात्मकता का अर्थ होता है साथियों नवीन विचार या नवीन उत्पादों का उत्पन्न होना, ये होता है सृजनात्मकता का अर्थ है। तो देखिए सृजनात्मकता के जो महत्वपूर्ण गुण हैं वो क्या होते हैं, मौलिकता, प्रवाह, उपयोगिता, ये क्या है भैया, ये इसके महत्वपूर्ण गुण होते हैं। लेकिन जो ऑप्शन सी में दिया है मितव्ययिता, ये संबंधित नहीं है सृजनात्मकता से। तो यही अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलेंगे प्रश्न क्रमांक 9 पर। कहा गया है लेव वाइगोत्स्की के समाज सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। सहयोगी प्रोजेक्ट, मानकीकृत परीक्षण, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न या फिर वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न। तो देखिए लेव वाइगोत्स्की का जो समाज संरचना सिद्धांत है इसमें दृढ़ विश्वास रखने वाले यदि शिक्षक हैं तो आप अपने बच्चों के आकलन के लिए इसमें से देंगे कौन सी विधि को वरीयता, सहयोगी प्रोजेक्ट को। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। चलेंगे प्रश्न क्रमांक 10 पर। सुनने में असमर्थ बच्चा, और देखिए आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न जरूर आने वाले हैं साथियों, तो आप लोग क्या है थोड़ा सोच समझकर आंसर देना है ना। जितने नेगेटिव पॉइंट है वो तो भैया कभी आप सही नहीं मानना, उनको तो क्रॉस ही कर देना पहले नंबर, ठीक है। चलिए सुनने में असमर्थ बच्चा, कहा गया है श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। भैया ऐसा कुछ नहीं है कि वो नियमित विद्यालय में ना जा सके, ठीक है। ऑप्शन बी में क्या है, ऑप्शन बी में कहा गया है केवल अकादमिक शिक्षा में लाभ नहीं उठा पाएगा, उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। ये भी क्या है, गलत पॉइंट है। ऑप्शन सी में कहा गया है नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराया जाए। तो ये बिल्कुल सही बात है भैया, यदि कोई बच्चा सुनने में असमर्थ है तो भी उसे नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा वो कर सकता है। ये बस बशर्ते ये है कि उसको विद्यालय में उपयुक्त सुविधा और साधन मिले तो भी वह अच्छे से अधिगम अपना कर सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या साथियों, ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। जैसे समावेशी शिक्षा होती है ना, समावेशी शिक्षा में क्या होता है साथियों, सामान्य बच्चों के साथ साथ समस्यात्मक बालकों को भी पढ़ाया जाता है। तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लेना। चलेंगे यहाँ प्रश्न क्रमांक 11 पर। कहा गया है
विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन है, क्या लिखा है यहाँ पर, विविध प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त जो कक्षा है सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन कैसा है, गलत है। भैया गलत तो नहीं है, क्यों, बिल्कुल सही बात है ये तो ऑप्शन बी में क्या है, सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। तो बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, क्योंकि साथियों जो बालक का विकास है वो अपने साथी समूह में होता है, ठीक है, और वह अपने मित्रों के द्वारा अनेक कौशलों को ही सीख लेता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। चलेंगे हम प्रश्न क्रमांक 12 पर। कहा गया है, एक बच्चा खिड़की के सामने एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में आप क्या पता चलता है। देखिए बच्चे ने कौवे को उड़ता हुआ देखा तो बच्चे ने बोल दिया एक पक्षी। इनसे पता चलता है कि बच्चे में पक्षी का संप्रत्यय विकसित हो चुका है भैया, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन डी में कहा गया है केवल बी, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी वाला आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी में क्या कहा गया है, केवल बी वाला कथन सही है। तो हाँ भैया बी वाला कथन सही है, ए वाला और सी वाला गलत है। चलेंगे प्रश्न क्रमांक 13 पर। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। बताएं आप लोग प्राथमिक विद्यालय के जो बच्चे हैं कौन से वातावरण में सबसे अच्छे से सीखेंगे। ऑप्शन है जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर साथियों हमारा क्या है, ऑप्शन ए के साथ ही चला जाएगा। ध्यान रखना बच्चे की संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा महत्वपूर्ण होती है जो कि बालक को केंद्र में रखकर दी जाती है। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। और यदि साथियों आपको टाइम कम पड़ता है किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तो आप वीडियो को पॉज कर लें, फिर आप आंसर सोच सकते हैं क्या होगा। विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। यदि आपको विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देना है तो बताना इसमें से कौन सी विधि सबसे प्रभावी होगी। पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को आपको समझा जाना चाहिए। गलत है भैया। याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों को गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। ये जो कथन है साथियों ऑप्शन सी में, ये बिल्कुल प्रभावी विधि है हमारी ऑप्शन सी वाली, ठीक है। चलेंगे इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 15 की ओर। कहा गया है, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। बताएं आप लोग, जो शिक्षिका है वो अपनी प्राथमिक कक्षा में अपने अधिगम के प्रभाव को कैसे बढ़ा सकती है। अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। भैया देखिए पुरस्कार से क्या है, ये अधिगम प्रभाव को नहीं बढ़ा सकते आप, बल्कि इससे क्या है, ये अभिप्रेरित करने का एक साधन है पुरस्कार, ठीक है। ड्रिल और अभ्यास के द्वारा नहीं, अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर नहीं भैया, ये अभिप्रेरणा के साधन हैं, ठीक है, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। बल्कि क्या है, विषय वस्तु को विद्यार्थी के जीवन के साथ संबंधित करके इससे क्या है वो प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है, ठीक है। ओके, चलेंगे हम इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 पर। कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। बताना है इन चार में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। भैया ये प्रतिभावान विद्यार्थी की नहीं है, कोई डाकू की पहचान नहीं करनी भैया हमें, है ना। फिर क्या है, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। ये बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है भैया। देखिए क्या है,
यदि कोई बच्चा है या विद्यार्थी है जो प्रतिभावान है और कक्षा की गतिविधियां क्या है, चुनौतीपूर्ण नहीं है उसके हिसाब से, तो क्या है वो कम प्रेरित अनुभव करेगा और धीरे धीरे क्या है वो अधिगम से उब जाएगा। तो ये बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलेंगे इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 17 पर। थर्स्टन तथा लैकार्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित हैं? बुद्धि, अभिव्यक्ति, मूल्य या फिर व्यक्तित्व। तो भैया थर्स्टन और लैकार्ट हैं ये संबंधित हैं अभिव्यक्ति के मापन से, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 18 पर। चेस तथा कार्ड को निम्न में से किस में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो भैया चेस और जो कार्ड है इसको वर्गीकृत किया जा सकता है बौद्धिक वाले खेल में। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास पसंद आ रही है भाई तो क्लास को लाइक तो कर दो वीडियो को और शेयर भी कर दो जो भी आपके फ्रेंड हैं। चलिए, चरित्र का विकास कैसे होता है? इच्छा शक्ति से, बर्ताव एवं व्यवहार के द्वारा, नैतिकता के द्वारा या फिर उपरोक्त सभी के द्वारा। ध्यान रखना, चरित्र का विकास साथियों इच्छा शक्ति, नैतिकता, व्यवहार एवं बर्ताव इन सभी से होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 पर आते हैं। शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए। शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए भैया? प्रशासनात्मक, शिक्षाप्रद, आदर्शवादी या फिर निर्देशात्मक। तो आपको इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्रश्न क्रमांक 20 का सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो डियर साथियों आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और आपने 20 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं वो भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्लास पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ ही साथ आप बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कर लेना, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।